जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, पीछे के लेक्चर में हम लोग प्रश्नों को किए थे, बहुत सारे प्रश्नों को किए थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जितने भी अभ्यर्थी शिक्षकगण बिहार 7 पेज जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और तो उनके लिए जो आज की जो प्रश्न लाए हैं, साइंस से प्रश्न लाए हैं, जो विज्ञान है उसी से रिलेटेड प्रश्नों को लिए हैं। और वो भी कौन सा सब्जेक्ट विज्ञान का, तो भौतिकी, जिसको हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। आज जो होगा प्रश्न भौतिकी से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे, चित्रात्मक तरीके से प्रश्नों को करेंगे। आपको सारे प्रश्नों को अच्छे भी तरीके से समझाएंगे, जिससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता भी है कि अगस्त में जो है आपका एग्जाम होगा, यह तो बिल्कुल खैर पता है। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से जितने भी जो शिक्षक अभ्यर्थी मित्रगण दोस्त भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आप लोग एक इस चैनल को अपना मानकर इसे शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखिए प्रश्न संख्या 1। यहाँ पे जो प्रश्न पहला है कि लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग जो है क्यों लगती है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड से, बी में करें कि जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से, और डी कर है कि उपर्युक्त सभी कारण से। तो लोहे पर जंग लगना, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है यह सही हो रहा है। उपर्युक्त सभी कारणों से जो होता है लोहे पर जंग लगता है। फेरिक ऑक्साइड से भी जंग लगेगा, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी, और क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से भी जंग लग सकता है लोहे पर। अब रही बात कि लोहे पर जो जंग लगता है ये क्या चीज है। तो देखिए, इसको डायरेक्ट ठेस भाषा में अगर कह सकते हैं कि लोहे को ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है, मतलब लोहे पर जो है ऑक्सीकरण के कारण जंग लगता है। अब ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब हम लोग लोहे को आर्द्र हवा में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो है लाल रंग की ढीली परत जो है बैठ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और इसी क्रिया को जंग लगना भी कहा जाता है। लोहा का संकेत कितना होता है, तो लोहा का संकेत Fe होता है। ओके, रासायनिक चिन्ह है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है लोहा का, तो परमाणु संख्या 26 होता है। आगे आइए प्रश्न संख्या 2 पर देखते हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। बैटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रास ने और हार्वे ने। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है यह सही हो रहा है, बैटिंग ने। आप चित्र में देख सकते हैं, यही इंसुलिन है, यही जो है इंसुलिन है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इसके बारे में बताते हैं कि जो बैटिंग, जैसे आज से कह सकते हैं 100 वर्ष पहले, आज से 100 वर्ष पहले 1921 ईस्वी में 1921 में इंसुलिन की जो खोज हुआ था, वह कनाडा के जो टोरंटो विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता थे ग्रांट बैटिंग, और उसमें एक और से चार्ल्स हर्बर्ट वेस्टन है, इनके द्वारा जो है इंसुलिन पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। और 14 वर्ष की आयु में मधुमेह रोग के लिए जो है इसको आजमाया गया था। मधुमेह रोग के लिए कौन सा, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे जो 3 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके कारण। तो ऊष्मा उपचार के लिए, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ये सही होगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पति तेल है, इसको वनस्पति घी के निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है हाइड्रोजन से। और उच्च दाब पर निकल उत्प्रेरक, एक निकल उत्प्रेरक काम करता है यहाँ पे, जो इसकी उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, तो हाइड्रोजन को साथियों मिश्रित किया जाता है, जहाँ से वह होता है वनस्पति घी तेल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है।
आगे देखिए चौथे नंबर प्रश्न पे, देखिए ये कितना फिगर जो है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चौथा प्रश्न जो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। यहाँ पे कौन सी जो है एक मिश्र धातु है। जस्ता हो गया, स्टील, सीसा की एल्युमिनियम, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। स्टील जो होगा यहाँ पे ये मिश्र धातु है। स्टील जो है यह मिश्र धातु है। और स्टील जो है लोहा और कार्बन को जोड़कर बनाया जाता है। किसको? लोहा, आप प्लस में कार्बन, ध्यान रखिए ना, होगा लोहा और कार्बन को जोड़कर बनाया जाता है, जिससे लोहा और कड़क हो जाता है लोहा कड़क हो जाता है। और इसे जो है प्लेन कार्बन या हल्का स्टील के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ये जंग रोधी इस्पात या और स्टेनलेस इस्पात की तरह होता है। आप इसे जरूर याद करिएगा। आगे देखिए प्रश्न 5 पे, जो प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन सा होता है। ऊष्मा का सुचालक एक होता है कुचालक कितने प्रकार के होते हैं? कुचालक कितने प्रकार के होते हैं? तो कुचालक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सुचालक और एक होते हैं कुचालक। सुचालक मतलब उसको कहते हैं कि जिसमें जो हो सकता है धारा प्रवाहित हो सकता है। जैसे कह सकते हैं पानी ले सकते हैं, पानी में धारा हो जाएगा। लोहा ले सकते हैं, इसमें धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, तो यह सुचालक हो जाएगा। कुचालक में कौन कौन सा आ जाएगा? तो कुचालक में लकड़ी के बाद लिख सकते हैं कपड़ा, भींगा हुआ कपड़ा नहीं रहना चाहिए, सूखा हुआ कपड़ा रहना चाहिए, तो ये कुचालक में आ जाएगा। तो वहीं बोला गया है प्रश्न में कि सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन सा है। तो एल्कोहल तो गलत हो जाएगा, पारद भी गलत हो जाएगा, ईथर भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है पानी, ये बिल्कुल सही है। ओके, अब ये भी प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है कि ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है। सर्वोत्तम चालक जो सबसे अच्छा चालक है तो वह है चांदी, जिसको हम Ag कहते हैं, चांदी। याद करना होगा जो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम जो चालक कौन सा है, तो चांदी याद करिएगा। कहीं कहीं प्रश्न में भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। देखिए कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक हो गया परंतु विद्युत का कुचालक होना चाहिए। कौन सा? तो ए में कह रहा है कि सेलुलाइड, बी में रबड़, सी में एस्बेस्टॉस और डी में अभ्रक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो हो रहा है ये रबड़, ये बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि ऊष्मा का तो सुचालक है ये रबड़, लेकिन विद्युत का क्या है? कुचालक है। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 नंबर पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। कोई भी एक ऐसा, जैसे यह पिंड हो गया, ये पिंड जो है ऊष्मा का सबसे अधिक मात्रा में अवशोषण करता है। ऊष्मा को सबसे ज्यादा क्या करता है? सोखता है, अपना अवशोषण करता है। तब वह क्या होता है? काला और खुरदरा, काला और मसृण, सफेद और खुरदरा, सफेद और मसृण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, काला और खुरदरा होता है। कैसा होता है? तो काला और खुरदरा होता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 8 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य के केंद्र के अंदर होने वाली किस प्रक्रिया को प्रोटॉन संलयन के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है ये। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन, बी में नाभिकीय विखंडन, सी नाभिकीय संलयन और डी तापा यानी उत्सर्जन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होता है। जो संलयन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जो साथियों संलयन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक नाभिकीय संलयन, एक अनाभिकीय संलयन। मतलब एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन में आ जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन की बात करें कि नाभिकीय संलयन होता क्या है, तो जब सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, जब सूर्य में ऊर्जा के स्रोतों का हल्के नाभिकों का जब संयोजन होता है तो सूर्य के केंद्र की ओर जो होने वाली नाभिकीय जो संलयन प्रक्रिया को ही हम यहाँ पे प्रोटॉन संलयन के रूप में जानते हैं। ओके, आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो प्रश्न है यहाँ पे कि आवर्धक लेंस क्या होता है।
बृहत फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, बृहत फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित जो है उत्तल लेंस। तो यहाँ पे आवर्धक लेंस की बात किया। बृहत का मतलब बहुत दूर फोकस दूरी वाले, यहाँ पे फोकस होना चाहिए, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आवर्धक लेंस जो होता है वह अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अब आया है बात लेंस का। तो लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है। एक देख लीजिए, एक जो लेंस होता है उसको कहते हैं अवतल लेंस, और एक जो लेंस होता है उसको कहा जाता है उत्तल लेंस होता है। लेंस की बात आ गया तो दो होते हैं, अवतल और उत्तल। अगर दर्पण की भी बात आता है तो दर्पण भी दो ही होते हैं साथियों, दर्पण दो ही होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न संख्या 10 जो प्रश्न है कि विकृति विज्ञानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आवर्धित बनाता है कि आभासी कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है? हास्यमान, वास्तविक एवं सीधा प्रतिबिंब, आवर्धित, आभासी और प्रतिलोमित प्रतिबिंब, हास्यमान, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। आवर्धित और आभासी और सीधा प्रतिबिंब क्या करता है? ये बनाता है। जब विकृति विज्ञानी प्रयोगशाला में जो होता है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वहाँ पे आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे जो 11 प्रश्न है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? प्रकाश द्वारा कि ऊष्मा के द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा कि उत्प्रेरक द्वारा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, प्रकाश द्वारा। यह जो प्रकाश ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया कब होती है? तो यह अभिक्रिया जो है तब होती है जब कोई भी सामग्री ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी गैस के साथ? तो ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है। तो वहाँ पे प्रकाश और ऊष्मा के रूप में, वहाँ पे प्रकाश प्लस ऊष्मा के रूप में जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए वहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो प्रकाश द्वारा जो है प्रकाश ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। 12 प्रश्न पे आते हैं। 12 नंबर प्रश्नों को देखिए। 12 जो प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। कैसे किया जाता है? गर्म करके किया जाता है कि उससे संसक्त विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तरंग धैर्य का प्रकाश उस पर गिराते हैं और यहाँ पे वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहेगा कि तरंग धैर्य जो होता है उस पर हम प्रकाश को क्या करते हैं? गिराते हैं। तरंग धैर्य का जो प्रकाश होता है, जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कोई भी धातु को लेते हैं, धातु की सतह, अगर हम उस पर तरंग धैर्य के प्रकाश को गिराते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के निष्कासन जो है व्याख्यायित रूप से होते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 13 जो प्रश्न है कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? साधारण जो सूक्ष्मदर्शी लेते हैं उसमें अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? जल्दी अभी बताएं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आभासी होगा, आवर्धित और ऊर्ध्वशीर्षी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, आभासी, आवर्धित और ऊर्ध्वशीर्षी होता है एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में। याद करना होगा आप लोगों को कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, आवर्धित बनता है और ऊर्ध्वशीर्षी बनता है। आप लोग को भी अच्छे तरीका से याद हो गया होगा। एक बात और याद करिएगा कि जो अनंत पूछा जाता है, अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की बात बोला है। अगर कह देगा कि अनंत, यहाँ पे लिख देते हैं अनंत, अनंत पर कह देगा कि अंतिम प्रतिबिंब बनने में सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन कितना होता है? सूक्ष्मदर्शी का जो है कोणीय आवर्धन कितना होता है? तो आप याद करिएगा 400 होता है। कितना होता है दोस्तों? 400 होता है। एक बार फिर से अच्छे तरीका से प्रश्न को सुन लीजिए कि प्रश्न अगर इस तरह का दे सकता है कि अनंत पर
अंतिम अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब पर सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन कितना होता है? तो 400 होता है। ओके, आगे देखिए 14। देखिए अच्छा फिगर है ये, आप लोग अगर इन्हें जानते होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में जरूर चल गया होगा कि 14 प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन, नरिंदर सिंह कापानी, पर्सी एल स्पेंसर और डी करे TH महमा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नरिंदर सिंह कापानी। नरिंदर सिंह कापानी जो थे इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। ये जो थे ये अमेरिकी भौतिकवादी थे। कौन थे? ये अमेरिकी भौतिकवादी, मतलब अमेरिकी भौतिकवादी थे। इस चीज को ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किए थे। कब किए थे? तो आप वर्ष को भी याद करिएगा, 1952 में। कब जी? तो 1952 में सर। आगे 15 प्रश्नों को देखिए। 15 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसमें से कौन सी ईंधन गैस नहीं, जिसको हम इंग्लिश में फ्यूल गैस के भी नाम से जानते हैं? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस, मार्स गैस। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। हास गैस, हास जो गैस होता है ये जो है इसमें से फ्यूल गैस जो है ये नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिया है भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस और मार्स गैस, ये जो है ईंधन के रूप में काम करता है, फ्यूल गैस है। और जो हास गैस होता है ये क्या होता है? तो जिसको हास गैस को साथियों हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, जिसको हम लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। NOx लाफिंग गैस कहा जाता है। और यह जो है यह एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक होता है और इसका सूत्र जो होता है कितना होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गया। इसे जरूर याद करिएगा। 16 प्रश्नों को देखिए, 16 नंबर प्रश्न को। 16 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय अम्ल बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? वह कौन सा तत्व जो है वह प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड कब बनता है? जब उसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है तब जाकर प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनता है। कौन सा तत्व है? तो यहाँ पे फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये सोडियम है। देख रहे हैं आप फिगर में सोडियम है, तो यहाँ पे सोडियम सही हो रहा है, क्योंकि सोडियम जो है एक सोडियम जो है लवणक एवं कह सकते हैं रासायनिक तत्व होता है। ये आवर्त सारणी के जो है दूसरा वर्ग का तत्व है। आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है, इसे माना जाता है, ठीक है। और इसका जो इस पर कौन कितने आवेश होता है? तो इस पर कुल आवेश जो होते हैं कितना होते हैं? 23 होते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। 11 दूनी का 22, 23 जो होता है इसका पूर्णतः आवेश होता है 23, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं इस पर कौन सा आवेश होता है साथियों? धन आवेश होता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता 1 होती है। ये भी आपको बता देंगे संयोजकता जो है इसका कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रश्न जरूर आता है। 17 नंबर प्रश्नों को देखिए। 17 प्रश्न है कि फेदम क्या है? फेदम क्या है? मछली होती है कि पौधे का नाम है कि बर्तन को कहते हैं कि एक मेजर है, माप है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, एक माप है। फेदम जो है एक माप है। अंग्रेजी शब्द यहाँ पे दिखा गया है फेदम। फेदम जो है ये माप है कि क्या मापता है? तो ये सागरीय गहराई को मापता है। कि क्या मापता है? तो ये सागरीय जो गहराई है, महासागर की गहराई, उसको नापने में ये मदद करता है। अब रही बात कि ये भी प्रश्न पूछा जाता है एक फैदम जो होता है किसके बराबर होता है? तो एक फैदम जो होता है 1.829 मीटर के बराबर होता है। 1.829 मीटर के बराबर होता है। और 1 अगर इसको हम कन्वर्ट करें फीट में तो शायद कह सकते हैं 6 फीट के अंतराल पर ही होगा, 6 फीट के बराबर ही होगा। एक फैदम में 1.829 मीटर होता है और इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 फीट हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इस प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से याद कीजिएगा।
आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18 जो प्रश्न है कि रिचर्ड स्केल, जिसको हम रिचर्ड स्केल भी बोला जाता है, रिचर्ड स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? रिचर्ड स्केल भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। तो यहाँ पे बी ए ऑप्शन जो है ये सही है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल होना चाहिए। रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया था। रिचर लिखा गया वही चीज है, कहीं कहीं किताब में रिचर भी लिखा गया है, कहीं कहीं रिएक्टर स्केल भी लिखा गया है। यह जो होता है भूकंप की तीव्रता मापने में मदद करता है, एक स्केल है। अब 19 प्रश्नों को देखिए, कह रहा है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल, मैडम क्यूरी। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो है अल्फ्रेड नोबेल है। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। ये जो है डायनामाइट जो है एक विस्फोटक है। डायनामाइट क्या है? एक जो है विस्फोटक है, और इसका आविष्कार जो किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। और अल्फ्रेड जो ये नोबेल थे, एक कह सकते हैं स्वीडिश के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे, और ये रसायन शास्त्र थे, अभियंता भी थे, व्यापारी भी थे, लोकोपकारी व्यक्ति भी थे। इनको नोबेल पुरस्कार से भी इनको प्रदान किया गया, मतलब पुरस्कृत किया गया है। इनको नोबेल पुरस्कार भी जो है इनको मिला है। आगे प्रश्नों को देखते हैं 20। अब देखिए 20 प्रश्न कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, कि जिप्सम से, कि यूरिया से, कि कार्बन से? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात आ गया है तो इसका जरूर फार्मूला आप लोग सूत्र याद कीजिएगा, CaSO4 2H2O होता है। CaSO4 2H2O होता है। इसका इस्तेमाल टूटी फूटी हड्डियों में जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता है, और इसमें इसका इस्तेमाल चिकित्सक भी अपने लिए उपयोग में करते हैं। जिसका हड्डी टूट जाता है तो वहाँ पे उसका प्लास्टर किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, 21 प्रश्न कह रहा है कि अगर एक तूफान की भविष्यवाणी की जाती है, जब वायुमंडल का दाब, जब अगर मान लीजिए तूफान आने वाला है, इसकी भविष्यवाणी पहले कर दी जाती है। ठीक है, पहले कर दी जाती, क्यों कर दी जाती है? उसका मेन रीजन क्या है? तो वायुमंडल का दाब क्या होता है? सहसा बढ़ जाता है कि क्रमशः बढ़ता है, कि सहसा कम हो जाता है, कि क्रमशः कम हो जाता है? तो सहसा कम हो जाता है। जो वायुमंडल का दाब है वह एकाएक क्या होता है, मतलब सहसा एकाएक कम हो गया। तो कम हो जाने का मतलब होता है कि तूफान की भविष्यवाणी मिलने वाली है, तूफान आने वाला है। ओके, तो इस बात को जरूर आप लोग याद करिएगा। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 22 है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अंडा जो है मृदु जल में डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। नमक का अगर घोल लेकर, अगर आप गिलास ले लीजिए, गिलास में नमक का घोल ले लीजिए और उसमें अंडा डाल दीजिए, देखिएगा अंडा डूबेगा नहीं, तैरने लगा। ऐसा क्यों होता है? ये भी परीक्षण करने वाली बात है। तो एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। बी कह रहा है कि एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। सी कह रहा है कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है और जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी सही हो रहा है कि नमक के घोल का घनत्व जो होता है अंडे के घनत्व से अधिक होता है। जब नमक का घोल हम यहाँ पे इस गिलास में घोल देते हैं तो इसका घनत्व जो होता है अंडे के घनत्व से अधिक होता है, जिसकी वजह से जो है नमक का घोल में अंडा क्या होता है, आसानी से डूब जाता है। 23 प्रश्नों को देखिए। 23 नंबर प्रश्न पे 23 जो प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? अपने हाथ एक साथ मिला दे, अपने हाथ ऊपर उठा ले, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर ऐसा ये हो गया, मंच हो गया, इस मंच पर एक व्यक्ति को बैठा देते हैं, एक व्यक्ति को बैठा दी, वह बेचारा दिन भर इस तरह ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसका हाथ जो होगा दोनों तरफ, जो लेफ्ट साइड का हाथ होगा और राइट साइड का, वह क्या करेगा, वह व्यक्ति फैला लेगा, इस तरह फैला लेगा और गोल गोल क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, अपने हाथ को बाहर की तरफ क्या करेगा, वह फैला लेगा। आगे प्रश्नों को देखिए। 24 ये मैथमेटिक्स वाला प्रश्न आ गया
कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान क्या होगा। 14 मीटर प्रति सेकेंड, 21, 15 और 27। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ मैथ के टर्म है, आप सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, ओके। इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप लोग 54 है तो 54 लिख लीजिएगा। अब 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ये जरूर याद करिएगा, 1000 मीटर। तो किलोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर के जगह पर कितना लिखेंगे, 1000 मीटर। इतना सही है। फिर बाटा, देखिए ये किलोमीटर प्रति के मतलब होता है बाटा तो बाटा में क्या आएगा, घंटा। यहाँ पे आ जाएगा घंटा। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, एक एच में कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकेंड और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे घंटा की जगह पर कितना लिख लेंगे, 3600 सेकेंड लिख लेंगे। 1 शून्य से 2 शून्य से ये दोनों शून्य कट गया। अब यहाँ पे 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 18 दूनी के 36 हो जाएगा और 18 तिहाई 54 हो जाएगा। 3 आगुणे 5 कितना हो गया, 15 तो हो गया। ऊपर आया है मीटर और नीचे आया सेकेंड, लिख लेंगे मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए क्या इसमें कोई दिक्कत लगा, आप तुरंत सोल्व कर दीजिएगा। अब रही बात कि अगर हमको इस तरह डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट सोल्व करें, तो 54 गुणे 5/18 आपको डायरेक्ट कैसे करना होगा। 1 किलोमीटर को मीटर सेकेंड में चेंज करना है, तो 1000 देख लीजिए बटा में 3600 हो जाएगा। ये दोनों शून्य कट जाएगा, ये दोनों शून्य कटेगा। 5 दूनी के 10, 18 दूनी के 36 हो जाएगा। 5/18 वही चीज़ 5/18 लिया, 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया। आगे प्रश्नों पर आते हैं। नहीं समझ में आया होगा जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 25 जो प्रश्न है कि न्यूटन मीटर जो होता है किसका मात्रक होता है। न्यूटन मीटर जो है किसका मात्रक होता है, त्वरण का, बल का, शक्ति का, ऊर्जा का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ऊर्जा का जो है ये न्यूटन मीटर जो है मात्रक होता है। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है दोस्तों, तो बल का मात्रक होता है। 26 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 26 नंबर प्रश्न करा है कि दूध से मक्खन निकाल लेने पर वहाँ पे उसका जो घनत्व बढ़ता है कि घट जाता है, कैसा होता है। घनत्व बढ़ता है, घनत्व घटता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है कि उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो दूध का घनत्व होता है घट जाता है। सीधा सीधी बात है कि जब हम दूध से मक्खन निकाल लेते हैं तो उसका जो घनत्व होता है वह क्या होता है, घट जाता है। 27 जो यहाँ पे प्रश्न लिए हैं, 27 प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि एक पिंड का संवेग कैसा होता है। एक पिंड का संवेग जो है एक सदिश राशि होता है कि एक पृथ्वीकृत तंत्र से संरक्षित राशि है, रैखिक गति के बल के समान होता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। पहला और दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। पिंड का जो संवेग होता है एक सदिश राशि होता है और वह जो होता है एक पृथ्वीकृत तंत्र से में क्या होता है, संरक्षित राशि होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 28 जो प्रश्न करे कि धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। धक्का प्राय सह स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रत्यास्थता होती है बहुत अधिक होती है। कहाँ दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। उसकी प्रत्यास्थता जो होती है बहुत अधिक आती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। भांगुर नहीं होती है, यह बिल्कुल गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आगे देखिए प्रश्न संख्या 29 प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। क्यों जो है वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, उसका मेन रीजन क्या है, तो पृथ्वी के पास होता है कि सूर्य की परिक्रमा करता है, कि सूर्य से प्रकाश पाता है, कि यहाँ परमाणुओं को जो पलायन वेग होता है उसके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जो उसका वहाँ पे अगर चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ पे जो परमाणुओं का जो पलायन वेग होता है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है, कम होता है। इसलिए यहाँ पे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है।
30 जो प्रश्न का है कि एक के हॉर्स पावर, कहीं कहीं आपको HP भी लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर, कितने वाट के बराबर होता है? 435 वाट, 305 वाट की 746 वाट की 976 वाट। सी ऑप्शन यहाँ पे जरूर सही कर लीजिएगा, 746 वाट का होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। 31 प्रश्नों को देखिए। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करना है। तो आपको अभी खैर बता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो आपको अभी तुरंत डायरेक्ट सूत्र बताएं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना जी, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 दूनी के 36 हो जाएगा और 5 दूनी के कितना हो जाएगा? 10। अब मीटर क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड। आ गया ऑप्शन सी, तुरंत कर लेंगे टिक एकदम। अगर यही कह देगा, यहाँ पे बता देते हैं एक और, कि अगर कह देगा कि 36 मीटर प्रति सेकंड को आप 30 कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, 30 मीटर प्रति सेकंड को आप चेंज करिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कुछ भी आपको नहीं करना है, 30 को 30 लेंगे। अब यहाँ पे जो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करे थे, तो 5/18 से गुणा कर रहे थे। अब यहाँ पे अब उल्टा करना है कि अब 18 बटा में क्या करना है? आपको 5 से गुणा करना है। 5 छक्का 30 हो जाएगा, 18 छक्का 108 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। 32 प्रश्नों को देखिए। 32 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल का, गतिज ऊर्जा का, कार्य का, ऊर्जा का। तो यहाँ पे आंसर जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। बल का जो है ये न्यूटन मीटर जो है इकाई नहीं है, बाकी गतिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा ये तीनों का जो है ये न्यूटन मीटर इकाई है। ओके, तो साथियों आज के लिए लेक्चर में हम 32 प्रश्नों को लिए थे। आपको ये प्रश्न जो है जितने कराए कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करने में मदद करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और तैयारी अपना अच्छे तरीक़ा से करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।